गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सारी चीजें समझेंगे आज की इस वीडियो में। डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक चार्ज स्केल है और हम उसको बिट्स ऑफ पेपर के पास में लेके जाते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पेपर के, ये खींचे चले जाते हैं। और अगर मैं दूसरा केस लूँ, एक चार्ज्ड कॉर्न है, अपने बालों से हमने कंघी की, उन पे कंघी फेरी और छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस हैं उनके पास लेके गए, तो वो उसके चिपकना स्टार्ट हो गए। ट्रैक कर लिया उसने उसको। तो ये कौन सी फोर्स है और कितनी फोर्स से एक चार्ज स्केल या चार्ज कॉर्न बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स किस तरीके से डिफाइन होती है, वही कूलम्स लॉ कहता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि कूलम्स लॉ के द्वारा डिफाइन की गई है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं, एक तो डिस्टेंस है और चार्ज है। कंघे में कितना चार्ज है या स्केल में कितना चार्ज है और बिट्स ऑफ पेपर कितने दूर है, इन सब को ये कंसोलिडेट करता है और कूलम्स लॉ के रूप में हमें दिखाया गया है। कूलम्स लॉ, अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, ये क्वांटिफाई करता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्जेस क्या है? देखिए, कोई भी बॉडी है, उसकी पूरी बॉडी में सरफेस में चार्ज, अगर मान लेते हैं चार्ज है, और दूसरी तरफ एक दूसरी बॉडी है, उसके सरफेस में भी चार्ज है। अगर इन बॉडीज को हम अज्यूम कर लें, इनका सारा का सारा जो चार्ज है एक सेंटर में, बॉडी के सेंटर पे लोकेटेड है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज बन गया। ये जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है, जैसे कि स्फेयर हो गया, मान स्फेयर के सरफेस पे चार्ज है, हम मान लेते हैं कि सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके सेंटर में लोकेट कर देते हैं। चार्ज हैज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सारा चार्ज है उसके सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया है, सारा चार्ज उसका सेंटर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो उससे हमें आसानी ये होती है, पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एक स्फेयर के सेंटर से ले लिया और दूसरे स्फेयर के सेंटर से ले लिया, तो ये हमारा डिस्टेंस बन गया। तो इस तरीके से पॉइंट चार्जेस को डिफाइन किया जाता है। कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है, उसके सरफेस में चार्ज है, हम ये अज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म चार्ज है, ये अज्यूम करते हैं सारा चार्ज उसके सेंटर में हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया और उसको पॉइंट चार्ज बना दिया। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ में बात करते हैं। कूलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जैसे मान लिया इस बॉडी में, स्फेरिकल बॉडी में चार्ज Q1 है, इसके अंदर चार्ज Q2 है। कूलम लॉ कहता है, ये जो कूलम लॉ फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 इंटू Q2 उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनका प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? D, उसका स्क्वायर कर दिया D², उसका इनवर्स। अगर कहने का मतलब ये है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बीच में जो फोर्स है वो स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम, वो ज्यादा तेजी से कम होगी, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूं। उसी तरीके से अगर इनके बीच में डिस्टेंस हम कम करेंगे, तो जो फोर्स है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दो पॉइंट चार्जेस है, इनका चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस है D। हम ये मान लेते हैं डिस्टेंस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है इन पॉइंट चार्जेस के चार्जेस के मुकाबले। तो अब क्या होगा? जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। मॉडुलस ले लिया मैंने, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई D²। मॉडुलस का मतलब कि हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, डायरेक्शन हमें बाद में पता करेंगे। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनकी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर सिमिलर चार्जेस हैं, यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, देन देयर वुड बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से डिफाइन की गई है। अब हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देंगे, उसको स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और ये कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगी। तो ये कूलम्स लॉ कहता है। अब कूलम्स लॉ ने ये फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन किया, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टॉर्शन बैलेंस को इस्तेमाल किया गया। अब टॉर्शन बैलेंस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उसको मेजर करने के काम आता है। ये आप देख रहे हैं फाइबर है, सिल्क का थ्रेड मान लेते हैं, ये जो फाइबर है इससे ये जो रॉड आपको दिख रही है बिल्कुल सेंटर में बांध दी गई है, रॉड, ताकि बैलेंस रहे। एक एंड और दूसरा एंड बिल्कुल बैलेंस बना रहे, इसके रॉड को बिल्कुल सेंटर में बांध दिया गया है इस फाइबर से या सिल्क के थ्रेड से। सिल्क का थ्रेड एक स्प्रिंग का काम करेगा। अब ये सस्पेंडेड है, ये रॉड बिल्कुल सेंटर पे,
दूसरा ये देखेंगे, ये जो रॉड है साथ में स्फेरिकल एक बॉल है एंड में, इसके पास चार्ज है। और इसमें भी जो रॉड है, रॉड के एंड में भी एक स्फेरिकल एंड है, उसके पास भी चार्ज है। अब इस रॉड को, जो स्फेरिकल एंड है, ये जो जिसपे ई मेंशन है, इसको पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो रॉड है ये एकदम से इसके अंदर ट्विस्ट आएगा। और ये जो ट्विस्ट आ गया, मान लिया इस एंगल में अल्फा एंगल का इसमें अंदर ट्विस्ट आ गया। ये जो ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट इस फाइबर को घुमा देगा, जो थ्रेड है स्प्रिंग को रोटेट कर देगा। और कितने एंगल का ट्विस्ट आया, वो ये स्केल मेजर कर लेगा, लीनियर स्केल मेजर कर लेगा। और वो ट्विस्ट स्केल मेजर करेगा और वो बताएगा कि कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को क्वांटिफाई कर देगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट टॉर्शन बैलेंस का यूज किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को नापने के लिए। जैसे ये जिसमें चार्ज है और ये रॉड है, इसमें भी स्फेरिकल एंड में चार्ज है, अगर पास में लेके आएंगे ट्विस्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, दूर लेके जाएंगे तो ट्विस्ट कम देखने को मिलेगा। तो डिस्टेंस एक वेरिएबल हो गया, और जितना ज्यादा चार्ज डालेंगे तो ट्विस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस बेसिस पे क्वांटिफाई कर दिया कि ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। अब देखिए किस तरीके से किया उसको भी समझते हैं। एक्सपेरिमेंट, पहले हमने डिस्टेंस को चेंज करना स्टार्ट किया और जो चार्जेस है उनको कांस्टेंट रखा। गॉसियन बैलेंस के जरिए ही हम करेंगे। मान लिया एक स्फेरिकल बॉल है, उसमें चार्ज है, क्यू चार्ज है, और दूसरी बॉल न्यूट्रल है। अब हम इसको, जिसके अंदर चार्ज है, उसको न्यूट्रल बॉल के पास लेके आएंगे, न्यूट्रल बॉल को उसके पास लेके जाएंगे। हम उसको पास लेके चले गए टाइम टी पर, अभी हमने टच नहीं किया। जैसे ही हमने उसको टच किया टाइम टी वन पर, दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के थे, सेम साइज था, सेम डेंसिटी थी। तो चार्ज Q2 पहले वाले में रह गया और चार्ज Q2 दूसरे वाले में आ गया। इनिशियल चार्ज Q था। अब टच करने के बाद कांटेक्ट में लाया इन दोनों सेम स्फेरिकल बॉडीज को, तो जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके अंदर चार्ज Q2 आ गया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमने इसे सेपरेट कर दिया, डिस्टेंस D से सेपरेट कर दिया। ये जो पहला स्फेरिकल बॉल है, इसके सेंटर से दूसरे स्फेरिकल बॉल के सेंटर से जो डिस्टेंस था, दैट इज डी। अब हमने टॉर्शन बैलेंस से नापा कि इसके अंदर जो फोर्स है वो एफ आ गई, उसको हमने लिख लिया। जब डिस्टेंस डी था तो फोर्स एफ थी। अब हम चार्जेस को चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस को चेंज करेंगे और पता लगाएंगे फोर्स में क्या वेरिएशन आती है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया। पहले डी था, अब 2D कर दिया। डिस्टेंस को जैसे ही डबल किया, हमने पाया जो फोर्स थी वो 1/4 हो गई। डिस्टेंस डी था तब फोर्स एफ थी, हमने मेजर की टॉर्शन बैलेंस से। जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो गई। आप समझने की कोशिश कीजिए, डिस्टेंस डबल हो रहा है, फोर्स 1/4 हो रही है। एक स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस को आधा कर दिया। पहले डिस्टेंस डी था, फिर डबल किया तो फोर्स 1/4 हो गई। और फिर डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया तो हमने पाया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो 4 टाइम्स हो गई। तो डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स बढ़ रही है। एक इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप हमें देखने को मिला। फिर इन सब को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया, चार्ट बनाया। जब डिस्टेंस डी था, फोर्स एफ थी। ये ध्यान रखिए कि जो चार्जेस है दोनों बॉडीज में, उनको छेड़ा नहीं है, कांस्टेंट ही रखा हुआ है, जो Q/2 डिस्टेंस को डबल किया, फोर्स 1/4 हो गई, डिस्टेंस को आधा किया, फोर्स 4 टाइम्स हो गई। तो इससे, और ये आप अगर प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कर्व। इससे हमने ये सीखा, वी सी अ इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो दो पॉइंट चार्जेस थे, उनका जो चार्ज था उसको हमने कांस्टेंट ही रखा। उनके बीच में जो डिस्टेंसेस थे, डिस्टेंस था, उसको चेंज करते रहे, वेरी करते रहे, और हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है पॉइंट चार्जेस के बीच में। जो डिस्टेंस है वो फोर्स का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स कम होती है, डिस्टेंस कम होता है फोर्स बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने दूसरा सेट किया, इसमें हमने चार्जेस को बदल रहे हैं, अब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे। वही करते हैं, इनिशियल सेटअप था, ये स्फेरिकल बॉल थी, इसमें चार्ज क्यू था, दूसरे में न्यूट्रल था। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाली को, जो चार्ज बॉडी है उसके पास लेके आए, और फिर हमने उसको टच किया टाइम T1 पे। दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इधर और इधर दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। उसके बाद हमने इनको सेपरेट कर दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। जब डिस्टेंस डी था और चार्ज Q2 था, दोनों में डिस्टेंस डी इनकी दोनों के सेंटर से है, तो हमने पाया फोर्स एफ थी। गॉसियन बैलेंस का हम यूज कर रहे हैं। अब हम चार्जेस को चेंज करेंगे, डिस्टेंस को कांस्टेंट ही रखेंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया, जिस बॉडी में Q2 चार्ज आ गया था, फिर उसके पास एक न्यूट्रल स्फेरिकल बॉल लेके आए,
तो उससे क्या हुआ, जो चार्ज था अब वो वन फोर्थ हो गया, क्यू बाई फोर हो गया। सबसे पहले क्यू था, तो दूसरी बॉडी लेके आए न्यूट्रल, तो क्यू बाई टू हो गया। अब जब क्यू बाई टू के पास तीसरी न्यूट्रल बॉडी लेके आए तो क्यू बाई फोर हो गया। अब हमने क्या किया, इनको भी सेम डिस्टेंस से ही सेपरेट किया, डी डिस्टेंस से। जब इसमें चार्ज आधा कर दिया, व्हाट आई मीन टू से, पहले क्यू बाई टू था, उसका आधा कर दिया, क्यू बाई फोर कर दिया, जो फोर्स थी वो वन फोर्थ हो गई। चार्ज दोनों में आधा आधा कर दिया, तो जो फोर्स थी वन फोर्थ हो गई। तो हाफ चार्ज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन फोर्थ हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसी जो चार्ज था उसको और आधा कर दिया, वन क्यू बाई एट कर दिया, यानी कि आधे का भी आधा कर दिया, तो जो फोर्स थी वो वन एट हो गई। तो इससे हमें एक रिलेशनशिप मिल रहा है, जो चार्जेस है उनका प्रोडक्ट बता रही है फोर्स। अब इसको हमने एक टेबल में हमने कंसोलिडेट किया। जब चार्ज क्यू बाई टू था, इनिशियल चार्ज ये था बॉडीज में, तो फोर्स एफ थी। चार्ज को आधा किया, फोर्स वन फोर्थ हो गई। चार्ज को वन फोर्थ किया तो फोर्स वन एट्थ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन द चार्ज इज हाफ द फोर्स बिकम्स वन फोर्थ, व्हेन द चार्ज इज डबल द फोर्स बिकम फोर टाइम्स। अब इसको वन हाफ को अगर मैं डबल कर दूं तो फोर्स एक तरह से फोर टाइम्स हो गई, उल्टा भी उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो रिलेशनशिप था चार्जेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्जेस बढ़ रहे हैं, किसी बॉडी में चार्ज बढ़ रहा है, तो जो फोर्स है वो भी बढ़ रही है। किस तरीके से बढ़ रही है, दो पॉइंट ऑप्टिक्स में जो चार्ज है उसके प्रोडक्ट के रूप में बढ़ रही है। तो इन दोनों फाइंडिंग्स को जब कंसोलिडेट किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो जो दो पॉइंट चार्जेस है उनके जो अंदर चार्ज है उसके प्रोडक्ट को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाई गई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको कंसोलिडेट हमने कर दिया, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था उसको हमने के से रिप्लेस कर दिया, और जो के की वैल्यू थी दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर एक कांस्टेंट है, पाई 3.14 है, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मतलब एक फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है उसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू है 8.85 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी एप्सिलॉन नॉट की मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, आई की वैल्यू पुट करता हूँ, फोर की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 × 10⁻9। मेरा फाइनल फॉर्मूला कूलम्स लॉ का ये बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 × Q2, जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में जो चार्ज है उसका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है डी स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब चार्ज स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट पर है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो क्या होता है, जब दो बॉडीज हैं वो मोशन में है, कभी पास जा रही है दूर आ रही है, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई, उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है लगातार। तो उसमें काफी प्रॉब्लम आती है। ये कूलम्स लॉ उस केस में हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो स्टैटिक चार्ज के केस में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का सही रिजल्ट देखने को मिलता है। It becomes difficult to find the force when the charges are of irregular shape. जब चार्जेस इरेगुलर शेप के होते हैं, जब बॉडी इरेगुलर शेप है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो इरेगुलर चार्ज बॉडीज के बीच में, वो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हम उसी केस में अच्छे से निकाल सकते हैं जिसमें हमें यूनिफॉर्म शेप देखने को मिलती है, जैसे कि स्फीयर, जो कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म शेप में क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे हम उस यूनिफॉर्म बॉडी को सारे का सारा चार्ज उसके सेंटर पे मान लेते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, उसका सेंटर उस बॉडी के सेंटर पे होगा, तो उससे हमें डिस्टेंस बॉडीज के बीच में निकालना आसान रहता है, और पॉइंट चार्ज बनाना हमारे लिए आसान रहता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कूलम्ब लॉ की। अब कुछ प्रॉब्लम समझ लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम वन है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two point charges of magnitude 3 coulomb and -2 coulomb when they are separated by distance of 3 meter। दोनों चार्जेस हैं, उनमें चार्ज दिया हुआ है, एक में 3 कूलम, दूसरे में -2 कूलम। आप देखिए ऑपोजिट चार्ज है, यानी कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 × 10⁻9 इंटू Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। Q1 मेरा 3 कूलम है,
Q2 मेरा -2 कूलम है और उनके बीच में डिस्टेंस 3 मीटर का है, उसका स्क्वायर कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2 6, 6 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी। एक प्रॉब्लम और समझ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज 2 एंगस्ट्रॉम्स। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 1 × 10⁻⁻ मीटर के बराबर होता है। दो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 × 10⁻⁻10 है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू। इलेक्ट्रॉन्स है, सेम चार्ज होगा, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। चार इलेक्ट्रॉन में है 1.6 × 10⁻⁹ और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस देखिए, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। काफी डिस्टेंस, अगर वैसे तो दोनों ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, लेकिन चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको कंपेयर करें तो आप देखोगे डिस्टेंस कितना ज्यादा है, 10⁻9 की पावर में ज्यादा है। तो पॉइंट चार्जेस बनाने के लिए हमें डिस्टेंस को कंपैरेटिवली ज्यादा रखना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो सेम चार्ज होगा, रख दिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.76 × 10⁻⁹ न्यूटन आएगी। अब बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इनके बीच में, एक दूसरे को ये धक्का देंगे, दूर भेजेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व की। अब छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। टॉर्शन बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ट्रू और फॉल्स? Second, when the distance between 2 point charges is reduced to half, the force between them is double. दो पॉइंट चार्जेस हैं, चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस हैं, उनका जो डिस्टेंस है आधा कर दिया मैंने, तो फोर्स डबल हो जाएगी। ये तो पता है मुझे, जब डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं फोर्स बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी वो मैंने लिखा है डबल होगी। तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। थर्ड वन फॉर यू, देयर आर 2 point चार्जेस विच चार्ज क्यू ऑन ईच। दो पॉइंट चार्जेस है, दोनों में क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए क्यू है। व्हेन द चार्ज इज डबल्ड, अब उसके बाद क्या गया, सेकंड सिचुएशन क्या कर दी मैंने, चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो जो फोर्स है वो सेम रहेगी, जो नई फोर्स है वो सेम रहेगी। आपको बताना है पहले के मुकाबले, पहले चार्ज दोनों में क्यू था और डिस्टेंस डी था, इस तरीके से मान लीजिए। दूसरे केस में क्या कर दिया, दोनों बॉडीज में चार्ज मैंने 2Q कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया, डी था 2D कर दिया, तो क्या फोर्स सेम रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन? ये आपको बताना है। अब इसको पॉज कीजिए और करिए, अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।